ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। उसके बाद के वो फ़कत 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बाबाए पाकिस्तान के यही आखिरी 60 दिन इस पॉडकास्ट का मौजू है। ये पुरस्रार गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सोहेल। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और कोयटा से 133 किलोमीटर फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये जगह जिन्ना की आरामगाह या कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में तहरीर किया है कि कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फैसला जिन्ना का ज़ाती फैसला था, क्योंकि उनकी सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बायस कोयटा में भी उन्हें आराम का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था और मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुसलसल दावतें मौसूल हो रही थी कि वो उनके इज्तिमात में शिरकत करें और उनसे खिताब करें। ताहम ये बात फिर भी महले नजर है कि जिन्ना को ज़ियारत के बारे में किसने बताया था और वहाँ मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। ज़ियारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने किसी मुस्तनद मुआलिज से इलाज करवाने पर तवज्जो न दी, लेकिन उन्हीं दिनों इत्तला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह अपने एक मरीज को देखने के लिए ज़ियारत आए हुए हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से कहा कि डॉक्टर रियाज अली शाह की ज़ियारत मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने ये कहते हुए तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी कि उन्हें कोई ज़्यादा संगीन मर्ज लाहक नहीं है और अगर सिर्फ उनका मैदा खुराक को जरा बेहतर तौर पर हजम करने लगे तो वो जल्द ही दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे। बकौल फातिमा जिन्ना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें, मगर जल्द ही वो अपनी इस आदत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़ियारत पहुंचने के एक हफ्ते के अंदर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बायस बन गई। अब तक उनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्जी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुंचे हुए फ़कत एक हफ्ता गुजरा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और ये कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिब्बी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि जो ही उन्हें अपने भाई के इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फर्रुख अमीन के जरिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वो लाहौर के मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बजरिया हवाई जहाज ज़ियारत भिजवाने का इंतज़ाम करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को कोयटा और फिर वहाँ से बजरिया कार ज़ियारत पहुँचे, लेकिन दिन भर सफ़र करने के बावजूद उन्हें ज़ियारत पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और जिन्ना से उनकी मुलाकात अगली सुबह ही मुमकिन हो सकी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैंने कायद से उनकी बीमारी से मुताल्लिक इस्तफसार किया तो उनका तमाम जोर इसी बात पर था कि वो बिल्कुल ठीक हैं और ये कि उनका मैदा ठीक हो जाए तो वो जल्द ही मामूल के मुताबिक काम करने लगेंगे। मगर जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना का सरसरी मुआयना किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका मैदा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके सीने और फेफड़ों के बारे में सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। डॉक्टर इलाही बख्श के मशवरे पर अगले दिन कोयटा के सिविल सर्जन डॉक्टर सदीकी और क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद जरूरी आलात और साजो सामान के साथ ज़ियारत पहुंच गए। उन्होंने फौरी तौर पर जिन्ना के टेस्ट किए, जिनके नताइज ने डॉक्टर इलाही बख्श के उन खदशात की तस्दीक कर दी कि वो तपेदिक के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना के मर्ज के हवाले से सबसे पहले फातिमा जिन्ना को मुतला किया और फिर उन्हीं की हिदायत पर अपने मरीज को भी आगाह कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, कायदे आज़म ने जिस अंदाज में मेरी तशखीस को सुना, मैं उससे इंतहाई मुतासिर हुआ। चौधरी मोहम्मद हुसैन जट्ठा ने अपने एक इंटरव्यू में ज़मीर अहमद मुनीर को बताया कि जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को बताया कि उन्हें तपेदिक का मर्ज लाहक है तो जिन्ना ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं 12 बरस से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज को सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगें। बरे सगीर की जिद्दोजहद आज़ादी के मौजू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफीन लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर ने
بالکل درست لکھا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر JAL پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانیہ پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ تپیدک کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا، تاہم انہوں نے جناح کو علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں مضمر ہے۔ مگر بانیہ پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا؟ ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا، اور وہ باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی آہنی ہمت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے مرض کے بارے میں اپنی عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز سے اسی وقت آگاہ کیا جب وہ خود یہی تشخیص کر چکے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے خاصے طویل عرصے بعد لیری کولنز اور ڈومینک لاپیئر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحد صورت میں برقرار رہتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے، دوسرے رہنما اس قدر بے لوث نہیں تھے، اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں، جب مرض کی تشخیص ہو گئی تو میں نے ایک جانب علاج اور خوراک میں مناسب رد و بدل کی، اور دوسری جانب لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ڈاکٹر SS عالم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ ضروری ساز و سامان اور سفری ایکس ریز کے آلات لے کر فوراً زیارت پہنچیں۔ 30 جولائی 1948 کو خدا کر کے جناح کا باقاعدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسی دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اب تک خاموشی کے پراسرار پردے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس سے واقف بھی ہیں ان کا یہی اصرار ہے کہ اس واقعے کو ابھی بھی راز رہنے دیا جائے۔ یہ واقعہ سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں قلم بند کیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب جی الانا کی مدد سے تحریر کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس کا مسودہ ان کاغذات میں دستیاب ہوا جو اب اسلام آباد کے قومی ادارہ برائے تحفظ دستاویزات پاکستان نیشنل آرکائیوز میں محفوظ ہیں۔ اس مسودے کو 1987 میں قائد اعظم اکیڈمی کراچی نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا، مگر اس کتاب میں سے ان پیراگرافز کو حذف کر دیا گیا تھا جو محترمہ نے 30 جولائی 1948 کو پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے تحریر کیے تھے۔ محترمہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا، جولائی کے اواخر میں ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی بغیر کسی پیش کی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ جناح کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فاطمہ جناح نے بلایا ہے اور وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہی کو کچھ بتا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اصرار کیا کہ وہ بطور وزیر اعظم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن تب بھی ڈاکٹر الہی بخش کا موقف یہی رہا کہ وہ اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ فاطمہ جناح آگے لکھتی ہیں، میں اس وقت بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سیکرٹری جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی اطلاع بھائی کو دی تو وہ مسکرائے اور بولے، فاطی تم جانتی ہو وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا۔ چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا، نیچے جاؤ، وزیر اعظم سے کہو میں اس سے بھی ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ ان سے صبح مل لیجیے گا، مگر جناح نے حکم دیا، نہیں، اسے ابھی آنے دو، وہ خود آخر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔
वो लिखती हैं, दोनों की मुलाकात आधे घंटे जारी रही। जो ही लियाकत अली खान वापस नीचे आए तो मैं ऊपर अपने भाई के पास गई। वो बुरी तरह थके हुए थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे फलों का जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अंदर बुलवा लिया, जो 15 मिनट तक उनके पास रहे। फिर जब वो दोबारा तन्हा हुए तो मैं अंदर उनके पास गई। मैंने पूछा कि क्या वो जूस या कॉफी कुछ लेना पसंद करेंगे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में महव थे। इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। भाई ने मुझसे कहा, बेहतर है कि तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा, मैं आप ही के पास बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूंगी। भाई ने कहा, ये मुनासिब नहीं है, वो यहाँ हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। इसके बाद फातिमा जिना लिखती हैं, खाने की मेज पर मैंने वजीर आजम को बहुत खुशगवार मूड में पाया। वो लतीफ़े सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं भाई की सेहत के लिए खौफ से कांप रही थी, जो ऊपर की मंजिल में बिस्तर अलालत पर पड़े हुए थे। खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम रहे। खाना खत्म होने से पहले मैं ऊपर चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भाई मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, फाती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैंने अपने आंसुओं को छुपाने की बड़ी कोशिश की, जो मेरी आंखों में उमड़ आए थे। 17 अक्टूबर 1979 को पाकिस्तान टाइम्स लाहौर में शरीफुद्दीन पीरजादा का एक मजमून शाया हुआ, जिसका उन्वान था द लॉस्ट डेज ऑफ द कायदे आज़म। इस मजमून में उन्होंने मुमताज़ माहिर कानून एम.ए. रहमान के एक खत का हवाला दिया। इस खत में एम.ए. रहमान ने उन्हें लिखा था कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान ने भी उन्हें इस वाक़ये के बारे में बताया था। इस रिवायत के मुताबिक कायदे आज़म पर दवा का असर बड़ा मुवाफिक हो रहा था और वो बतदरीज सेहतयाब हो रहे थे। एक रोज़ लियाकत अली खान कायदे आज़म से मिलने के लिए ज़ियारत आए। वो उनके साथ तकरीबन 1 घंटा रहे। इसी दौरान दवा खिलाने का वक्त आ गया, लेकिन मेरे वालिद अंदर जाकर कायदे आज़म को दवा नहीं दे सकते थे, क्योंकि अंदर जो मुलाकात हो रही थी वो बेहद खुफिया थी। चुनाचे वो बाहर इंतज़ार करते रहे ताकि मुलाकात ख़त्म होते ही वो कायदे आज़म को दवा खिला सकें। जब लियाकत अली खान कमरे से बाहर निकले तो मेरे वालिद फ़ौरन कमरे में दाखिल हुए और कायदे आज़म को दवा खिलाना चाही। उन्होंने देखा कि कायदे आज़म पर सख्त इज़्तिराबी अफसुर्दगी तारी है और उन्होंने दवा खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। इसके बाद वालिद साहब की भरपूर कोशिश और इसरार के बावजूद कायदे आज़म ने अपने डॉक्टर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। हुमायूं खान ने मजीद बताया कि कायदे आज़म के इंतकाल के फौरन बाद लियाकत अली खान ने मेरे वालिद को बुलावा भेजा। लियाकत अली खान ने उनसे पूछा कि उस रोज़ ज़ियारत में जब मैं कमरे से बाहर निकल आया और आप अंदर गए तो कायदे आज़म ने आपसे क्या बात की थी। मेरे वालिद ने लियाकत अली खान को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि कायदे आज़म ने आप दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू के बारे में मुझसे कतन कोई बात नहीं की थी, सिवाय इसके कि उसके बाद कायद ने दवा खानी बंद कर दी थी। लेकिन मेरे वालिद के इस जवाब से लियाकत अली खान को तसल्ली नहीं हुई। लियाकत अली खान काफ़ी देर तक मेरे वालिद को ज़ेर करने की कोशिश करते रहे। जब उनकी मुलाकात ख़त्म हुई और मेरे वालिद कमरे से निकलने लगे तो लियाकत अली खान ने उन्हें वापस बुलवाया और उन्हें तंबीह की कि अगर उन्होंने किसी और ज़रिए से इस मुलाकात के बारे में कुछ सुना तो उन्हें यानी मेरे वालिद साहब को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के साहबजादे हुमायूं खान की बयान करदा रिवायत है, जो हम तक शरीफुद्दीन पीरजादा के तवस्सुत से पहुंची है। इसकी सेहत पर बहस की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि खुद डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने अपनी किताब कायदे आज़म के आखिरी अयाम में इससे मुख्तलिफ बयान दिया है। वो लिखते हैं, नीचे उतरा तो वजीर आज़म से ड्राइंग रूम में मुलाकात हुई। वो इसी रोज मिस्टर मोहम्मद अली के साथ कायदे आज़म की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाए थे। उन्होंने बड़ी बेताबी से कायदे आज़म की कैफियत दरियाफ्त की और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मरीज को अपने डॉक्टर पर एतमाद है और इंशाअल्लाह इसका उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने बहुत ताकीद की कि कायदे आज़म की इस तवील बीमारी की जड़ का जरूर खोज लगाया जाए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कायदे आज़म की हालत तशवीशनाक होने के बावजूद वो पुरुमीद हैं कि अगर उन्होंने वो जदीद दवाएं खा ली जो कराची से मंगवाई जा रही हैं तो मुमकिन है कि वो सेहतयाब हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद अफजा बात यह है कि मरीज में मुदाफियत की काफी कुव्वत है। वजीर आज़म अपने रहनुमा और पुराने रफीक की अलालत से बहुत अफसरदा थे। उनकी दिलसोजी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। अब हकीकत क्या है?
اس کا علم تو صرف ان 5-6 شخصیات ہی کو تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھیں۔ اب بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ واقعے پر بھی 72 سال کے ماہ و سال کی گرد جم چکی ہے، اور اب ایسا کوئی ذریعہ باقی نہیں جو قوم کو اس واقعے کی اصلیت سے آگاہ کر سکے۔ اس پوڈ کاسٹ کے اسکرپٹ کے مصنف ہیں محقق اور مورخ عقیل عباس جعفری۔ یہ پوڈ کاسٹ ابھی جاری ہے۔ 31 جولائی 1948 کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جلد ہی پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے میں اسے سن پائیں گے۔